लोहगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचाई से धक्का देने के बाद जहां पर वो गिरे और जहां पर उनकी मौत हुई। आज हमारे साथ हैं शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम के सुनील गायकवाड़, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हाल ही में हुए लोहगढ़ फोर्ट केस में केतन अग्रवाल की बॉडी को जंगल से रिकवर किया। जब आपने बॉडी देखी तो आपको क्या लगा, ये फॉल किस तरीके से हुआ है? चोट सिर पे ही थी, चोट ज़्यादा, सिर पूरा दबा हुआ था। इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे कि ऐसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस के पीछे की असली कहानी क्या होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं? माउंटेन के ही होते। ज़्यादा टाइम किस तरह के मिशन को एग्जीक्यूट करने में लगता है आपको? रिकवरी में ज़्यादा टाइम जाता है। जो सुसाइड करने वाला है वो भी ऐसा पॉइंट देखता है कि मतलब गिरूंगा तो बचना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ हो। पता नहीं होता है कि वो 10 फीट जाके कूदेगा या 1 किलोमीटर जाके कूदेगा। किधर कूदेगा तो उसको पता है पैर ही टूटेगा, मैं मरूंगा नहीं। पहले जो आप इंसिडेंसेस होते थे और अभी जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बीच में सेल्फी का एक चक्कर आया कोई पॉइंट पे, या रील बनाने के चक्कर में 4 लोग उसमें डायरेक्टली पानी के साथ में बह गए। खुद ने खुद का अगर किया सुरक्षा का तो अच्छा रहेगा। आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी आप किसी को बचा ना पाए हो। एक केस हुआ था ऐसे, सिर्फ पैर का सिर्फ ये मिला, एक ही टुकड़ा, बाकी सब बॉडी बह गई थी नीचे। दूसरे दिन हमको अलग ही लड़की की बॉडी मिल गई। ऐसी कौन सी लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और वहाँ ज़्यादातर इंसिडेंसेस होते हैं ऐसे? लोनावाला का जो लायंस पॉइंट या टाइगर पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, हर साल होते ही है वहाँ पे। ट्रैकर्स आते हैं इन पोर्ट्स पे, तो उनके पास क्या इक्विपमेंट्स या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बच सकें, या फिर जब एटलीस्ट आपकी टीम जब तक पहुँचे तब तक तो सर्वाइव कर सकें? पानी होना चाहिए सफिशिएंट, कुछ खाने के लिए अगर रहेगा तो होना चाहिए। एक रोप कॉइल आपके पास अगर 5-6 मीटर की भी रहेगी तो कुछ आप उसको सर्वाइव कर सकते हो, आपकी हेल्प हो सकती है। तो सेफ्टी मेजर्स जो हैं या जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए या जो नेट लगना चाहिए, वो है हर जगह या गवर्नमेंट को और भी कुछ करने की ज़रूरत है? ये कैसे शुरू हुआ, ये आपका जो शिवदुर्ग टीम जो है पूरी? शिवदुर्ग मित्र लोनावाला ट्रेकिंग एंड एडवेंचर क्लब, ऐसे नाम से मेरे डैडी ने संस्था शुरू की थी 1980 में। ऑलमोस्ट 45 इयर्स। 45। लेकिन रेस्क्यू और ये सब जो है तो 2000 में शुरू हुए। मैं और मेरी मतलब मेरे एज के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व होने के बाद में पहले सिर्फ हम लोग किले घूमते थे, लेकिन उसका पब्लिक को यूज़ नहीं था कोई, क्योंकि हम हमारे लिए कर रहे थे सब। लेकिन हम फिर एक जो जीवधन किला है वहाँ पे फंस गए, और वहाँ के फंसने के बाद में ऐसा लगा कि हम लोग इतना सब पढ़ने के बाद, सब जानकारी लेके जाने के बाद भी अगर फंस सकते हैं तो बाकी लोग भी फंस सकते हैं, बाकी लोगों को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। वो किले के ऊपर हम पूरी रात भर हमको मतलब रुकना पड़ा, और सुबह हमको मतलब हम लोग सेफली नीचे उतरे। तो वो उसके बाद में हम लोग घर आए। घर आने के बाद में सब इक्विपमेंट ले लिया और ट्रेनिंग की खुद, और फिर ये रेस्क्यू टीम वहाँ से शुरू हो गई। अच्छा, और कितने लोग हैं आपकी टीम में? करीबन 200 के ऊपर लोग हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं? माउंटेन के ही होते। अच्छा, अगर कोई फॉरेस्ट में गया कोई टूरिस्ट और वो गुम हो गया, तो वो भी रेस्क्यू टीम का काम है? हाँ, वो भी रेस्क्यू टीम करते हैं। एक्चुअली लोनावाला में हम लोग पूरा टीम हमारा जो है तो लोनावाला में है। पूरे मेंबर्स भी लोनावाला में है, और फोर्ट्स जो है लोनावाला में 8-9 फोर्ट्स है आजू बाजू में। लोहगढ़, विसापुर है, तुंगा तिकोना है, या राजमाची है। तो उसके नीचे जो गांव है, उसी गांव में से कोई मेंबर्स है, वो हमारे मेंबर है, हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ अगर हो जाता है, वो किले के ऊपर जाते हैं, या बीच में से भी कोई वाटरफॉल के अभी पॉइंट नए नए निकले तो वहाँ पे जाते हैं तो घूम जाते हैं, और फिर उनका कॉल डायरेक्टली पुलिस को ही आता है, पुलिस का फिर हमको आता है। और ये कौन कौन से लोकेशंस में कर रहे हो आप? जैसे लोनावला तो एक हो गया, और महाराष्ट्र में और कहाँ? मतलब ऐसा कोई गुम हो जाता है तो वो तो लोनावाला के आजू बाजू के लोकेशन में होता है।
बाकी जगह जो होता है जैसे अभी ये सांगली कोल्हापुर का फ्लड आया वहाँ पे भी हमने काम किया है। लेकिन बाकी जगह का रिकवरी का ज़्यादा ये होता है कि 4 दिन हो गए बॉडी नहीं मिल रही है, वैली में नहीं मिल रही है, वाटरफॉल में नहीं मिल रही, तो वहाँ पे फिर जाना पड़ता है। कोल्हापुर के आगे अम्बोली घाट में हमने किया हुआ है काम, या तामिनी घाट में किया है। तामिनी में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, या एकोले वैली में होता है, रायगढ़ में होता है, नीचे देवकुंड है वहाँ पे होता है, या नासिक में होता है, कोकन कड़ा में होता है, हरिश्चंद्रगढ़ का जो है वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पे किया है। तो पूरे महाराष्ट्र में जो जो सह्याद्री की रेंज है उसमें बहुत सारे किए हुए हैं। ओके, सो आपने ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र कवर किया है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ ज़्यादातर इंसिडेंसेस होते हैं ऐसे? ज़्यादातर एक्सीडेंट होने वाली जो लोकेशंस है, जैसे लोनावाला का जो लायंस पॉइंट या टाइगर पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। अभी हम लोग 25 साल से काम कर रहे, तो 25 साल में लायंस पॉइंट में या बुशी डैम में ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए। और तलेगांव के पास में एक कुंडामड़ा है, वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, और हर साल होते ही है वहाँ पे एक्सीडेंट। और ये मतलब ज़्यादातर डिफ़िकल्ट वाला जो हम बोलते हैं ना कि वाटर में मुश्किल होती है थोड़ी, अगर कोई बॉडी या कोई फंस गया तो आप लोग मतलब वाटर से भी जिंदा कभी रिकवर किया है, मतलब रेस्क्यू किया है किसी को? नहीं, चांस नहीं मिलता है वैसा, क्योंकि जितना टाइम होता है ना, कभी कोई अगर ऐसा मतलब फंस गया, अगर डूब रहा है, तो जो उनके साथ में लोग होते वो ही पहले कोशिश करते, वो 2-3 घंटा उसमें लगा देते, फिर किसी को इन्फॉर्म करते, फिर वो हमको करेंगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। ज़्यादा करके रिकवरी में ही हमको जाना पड़ता है। और अभी तक आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया होगा? रेस्क्यू का जो ये फिगर है 1200 के ऊपर है, और और रिकवर? रिकवरी जो है वो 400 के ऊपर है रिकवरी। और ये 200 लोगों की टीम पूरी? हाँ, आजकल जिस तरह के इंसिडेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि सेल्फी लेने के चक्कर में अच्छा बैकग्राउंड आएगा, उसमें लोग रिस्क ले लेते हैं। पहले जो आप इंसिडेंसेस होते थे और अभी जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, क्या डिफरेंस दिखता है आपको? जैसे समझो लायंस पॉइंट का जो है, वहाँ पे कोई रेलिंग नहीं थी या कुछ नहीं था, खुला ही था, तो वहाँ पे गाड़ी डायरेक्टली जाके वैली में गिर जाती थी। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे रेलिंग लगाई, जाली लगाई, तो वो अभी बंद हो गए। लेकिन खुद गिरना बंद हो गया है। बीच में सेल्फी का एक चक्कर आया, सेल्फी केस में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए कि कोई पॉइंट पे या रील बनाने के चक्कर में। ऐसे एक्सीडेंट आजकल के इसमें पहले नहीं थे ये। पहले इतने टूरिस्ट भी नहीं थे और ट्रेकर्स भी ज़्यादा नहीं जाते थे कि फोर्ट्स के ऊपर। अभी एक दिन में 10,000 लोग एक किले के ऊपर गए, और ओके। भीड़ की वजह से कुछ हो जाता है ऐसा। आजकल वो सब ट्रेंड चल रहा है अलग से। और क्या गलतियां होती हैं लोगों से, जो टूरिस्ट आते हैं, जो ट्रैकर्स हैं, वो लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं? डेथ का अगर रेशो देखेंगे तो, और जो एज ग्रुप से जो हो रहा है ना, तो एक 17-18 से लेके 30-35 साल के लोगों का ही ये सब हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब ग्रुप में किसी को दिखाने के लिए वो ज़्यादा और एक्साइटमेंट कर रहा है, और कॉन्फिडेंसली आगे जा रहा है और गिर रहा है, नीचे हो रहा है, तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। या सेल्फी के चक्कर में भी एक्सीडेंट हो रहे, तो मतलब खुद की सेफ्टी खुद नहीं ले रहे, इसी की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हुए दिख रहे हैं आजकल। और सुसाइड केसेस? सुसाइड केसेस भी है, सुसाइड केसेस का भी ये रेशो बड़ा है? बड़ा है, अभी थोड़ा ओके। रेशो उसका भी बड़ा है। तो उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम रेलिंग लगाएंगे, जाली लगाएंगे, लेकिन वो कहाँ से भी निकल के ऊपर से भी जा सकते हैं। तो वैसे केसेस भी अभी अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने में 3 केसेस तो लोनावाला में हुए, जो सुसाइड ही लग रहे हैं। और जो ट्रैकर्स आते हैं इन पोर्ट्स पे, तो उनके पास क्या इक्विपमेंट्स या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से मतलब वो बच सकें, या फिर जब एटलीस्ट आपकी टीम जब तक पहुंचे तब तक तो सरवाइव कर सकें? अच्छे ट्रेकर्स है या उनको ट्रेकिंग के बारे में पता है, तो वो भी रास्ता भटक जाते हैं।
हम लोग भी इतने सालों से, लेकिन हम भी रास्ता जंगल है तो जंगल में भटक सकते हैं, नेचर है, नेचर में भटक सकते हैं। लेकिन आपके पास पानी होना चाहिए सफिशिएंट, कुछ खाने के लिए अगर रहेगा तो होना चाहिए। एक रोप कॉइल आपके पास अगर 5-6 मीटर की भी रहेगी तो कुछ आप उसको सर्वाइव कर सकते हो, आपकी हेल्प हो सकती है। या लाइटर अगर आपके पास रहेगा तो वो भी आपको काम में आएगा। टॉर्च कोई रखता नहीं कि दिन में मैं सुबह जाके शाम को रिटर्न आऊँगा, लेकिन एक जी। छोटा टॉर्च भी रहेगा तो काम में आएगा। तो ऐसा ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो थोड़ा एक दिन का और मतलब वो सर्वाइव करने के लिए हेल्प हो जाएगा उनको। हुँ। और जो जिसको आपको रेस्क्यू करना है, उस वो क्या हेल्प कर सकता है? मतलब वो फँसा हुआ है। जनरली तो क्या होता है लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अ, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एटलीस्ट इतना तो कोऑपरेट करे क्योंकि हुँ, आप हुँ। लोग भी अपनी जान रिस्क पे डाल के जा रहे हो उसको बचाने। क्या होता है कॉल जब आता है तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास लोकेशन है, तो ज़्यादा करके लोकेशन वो डाल देते हैं। तो तभी उसको नेटवर्क रहता है। फिर वो वही नेटवर्क, वही लोकेशन और वो सब नंबर हमको मिल जाते हैं। हमारी बात होने के पहले ही वो लोकेशन छोड़ के और किधर चला जाता है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहेगा। तो उसने एक देखना चाहिए कि जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे रुक जाना चाहिए। और उसने खुद ने अगर कोशिश की तो वो वैली में वैसे भी बहुत सारे किस्से हो गए कि अच्छे बात हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ दिन पता चला कि उसने लोकेशन छोड़ दिया और आगे चल के वो गिर गया और उसका कुछ हो गया। ये एक ये एक चीज़ होती है। दूसरे, अगर फँस जाने के बाद वो सबको कॉल करते बैठता है वो आदमी, जो फँसा हुआ है। वो फैमिली को, फ्रेंड्स को, इसको, उसको सबको बताना होता है उसको, या रेस्क्यू टीम को बुलाना होता है। तो उसमें एक तो रेस्क्यू मतलब टीम से उसकी बात नहीं हो पाती। वो कॉल लगाते रहते हैं उसको कंटिन्यूअसली, लेकिन उसका बिज़ी आता है। कुछ दिनों के बाद उसको बैटरी भी फ़ोन में नहीं रहेगी, तो वो ड्रेन हो जाती है। फिर वो हम हमारा कॉन्टैक्ट ही टूट जाता है। और नंबर भी हमारे पास एक ही होता है कि दूसरा कोई नंबर नहीं होता, तो उनको ढूँढने में फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ, और ऐसे केसेस भी होते हैं ना जहाँ पे लोग खाई में गिर गए लेकिन ज़िंदा है। अब उसको तो आप लोग उठा के लाते होगे राइट? हुँ। जो नीचे जाता है। तो वो लोग करते हैं कोऑपरेट या वो भी डर जाते हैं? उनके भी हाथ-पाँव तो टूटे होंगे, पता नहीं कैसे करते होंगे? किसी को लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो दर्द बहुत होता है। तो जी, उनको भी लगता है कि ये कैसे उठाएँगे अभी, क्या हाँ। करेंगे? तो उसके अलग-अलग स्ट्रेचर्स वगैरह रहते हैं। हमारा तो मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस, तो हम लोग यूज़्ड टू रहते कि हम लोग ठीक से उठाते, वो चोट ज़्यादा ना बढ़े इसलिए करते। कुछ अभी स्पाइन के वगैरह स्ट्रेचर आए, तो स्पाइन कुछ ऐसे होते पहले नहीं थे सब, तो अभी स्पाइन के स्ट्रेचर्स है, तो वो भी लगाने पड़ते, तो उससे गर्दन ये सब ठीक-ठाक रहती है। तो कोऑपरेट मतलब उन्होंने सिर्फ़ चुपचाप सहन करना ही चाहिए, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते वो। जी, जी। ये जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं ना मतलब अलग-अलग लोकेशंस पे, तो सेफ्टी मेजर्स जो हैं या जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए या जो नेट लगना चाहिए, वो है हर जगह या गवर्नमेंट को और भी कुछ करने की ज़रूरत है? हर जगह तो नहीं है, लेकिन कोई पिकनिक पॉइंट है या फोर्ट्स है, तो फोर्ट्स पे अभी काम है, चल रहा है कि रेलिंग लग रही है, लग रही है। फिर भी आपके हिसाब से कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लगना चाहिए क्योंकि वो बहुत डेंजरस लोकेशन है, आपको लगता है वहाँ पे रेलिंग लगना चाहिए प्रॉपर्ली? आपके दिमाग में है कोई लोकेशन ऐसी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी एक कुंडमड़ा का एक था, लेकिन उसका भी हो गया है सब। अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, तो उसका भी लास्ट ईयर ही सब रेलिंग्स वगैरह कर दिए गए हैं। अगर मैं ना आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में पूछूं तो इमरजेंसी कॉल आता है आपको पहले, उसके बाद क्या स्टेप्स रहते हैं? कैसे मतलब आप स्टार्ट करते हो कि चलो अभी एक कॉल आ गया, नाउ अब क्या होगा? कंडीशन देखते क्या है वहाँ पे। पुलिस स्टेशन से जब कॉल आता है तो जनरली क्या होता है कि जिसने कॉल किया है उनका डायरेक्टली नंबर हमको दिया जाता है, तो उससे एक बार बात होती है कि क्या हुआ है, सिचुएशन क्या है। तो वो बताता है कि कोई आदमी गिरा है तो क्या है, कितना है, डेप्थ कितना है, क्या है, पानी का है, वैली का है। तो वो हिसाब से पहले एक ग्रुप पे मैसेज जाता है, जो रेस्क्यू का ग्रुप है, कौन कौन अवेलेबल है। फिर पानी का है या माउंटेन का है तो उसके एक्सपर्ट्स है, जो लोग हैं जो वैली में उतर सकते हैं, 1000 फीट 2000 फीट जैसा सिचुएशन है वैसा। पानी का है तो अच्छे स्विमर कौन है, वो टीम में इन्वॉल्व होनी चाहिए।
समझो सब लोग तैयार है आने के लिए, अब एक एक भी स्विमर नहीं है, तो ओके। जाके फ़ायदा नहीं है। तो जो स्विमर है उनको फिर कॉल करके, सब लोग क्या दिन भर फ़ोन भी देखते नहीं है कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं है कि देखेंगे, तो उनको इंटीमेट करना पड़ता है, आप है क्या फ्री, आ सकते हो क्या? तो ऐसा टीम जमा करना पड़ता है। फिर हमारे मेरे मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर पे ही सब इक्विपमेंट का सब लगा हुआ है। तो इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, वहाँ पे पानी है तो बोट जगह पे अवेलेबल होने वाला है क्या, तो बताते कि बोट मिल जाएगा, बोट लाने की ज़रूरत नहीं आपको। तो स्कूबा डाइवर की ज़रूरत है क्या, तो स्कूबा डाइविंग। सिलेंडर भरे हुए हैं क्या, तो सिलेंडर उसके ऑक्सीजन के भरो। रात होने वाली है तो टॉर्च ले लो। बाकी जो मतलब इक्विपमेंट का एक सेटअप है तो वो है क्या, सब वो करके फिर एम्बुलेंस में सब ये सब लोड करके हम लोग पॉइंट पे चले जाते हैं। और ये सबसे मुश्किल वाला आपका कोई ऑपरेशन आप बताओ, मतलब बहुत ही मुश्किल हुई जो आपको? एक 2010 में एक ऑपरेशन हुआ था ऐसे, पूरे मतलब महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, लोनाला में भी पानी भरा हुआ था सब। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसके पीछे एक जगह है, उनके पुलिस क्वार्टर्स है। तो रात को 2 बजे पानी भरने के बाद में वो सब नीचे जो सामान था वो सब जमा करने के लिए उनके ही लोग आए, मतलब उनके पुलिस के ही लोग थे, उनके ही बच्चे थे वो सब। तो 4 लोग उसमें डायरेक्टली पानी के साथ में बह गए, क्योंकि वहाँ पे ही जो लिरिल वाटरफॉल जो बोलते हैं उसका पानी उसके उनके बाजू से जाता है, तो उसमें वो बहाव बहाव में सब बह गए। 3 लोग तो बाजू में आ गए, लेकिन एक लड़का था वो बीच में जाके पेड़ पे ही लटक गया, मतलब अटका हुआ था, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल था। और 2 बजे हमको रात को कॉल नहीं आया, सुबह 5 बजे कॉल आया, तो 5 बजे के बाद में हम आधे घंटे में कैसे तो भी करके उनके पास पहुँचे। लेकिन वो पानी के बीचों बीच था ना, उसकी तरफ हम जा सकते थे, फोर्स भी इतना था, ऐसा लग रहा था कि अभी वो हमारे आंखों के सामने चला जाएगा, लेकिन कैसे बचाएंगे उसको। तो जहाँ से बह के आया वहाँ से कुछ करके डाल जा सकते क्या, कुछ कर सकते क्या, ऐसा करके मतलब 3-4 घंटा हमारा ये सब चल रहा था। उससे बात हो रही थी, सामने सामने दिख रहा था वो, लेकिन हम उसकी तरफ जा नहीं रहे थे। तो एक केबल का जो काम करते, उनका एक टेक्निक रहता है, बॉल वो फेंकते, बॉल में रस्सी लगा के, पतली रस्सी लगा के वो फेंकते। तो उससे बात हो रही थी तो हमने वैसे ही वो पतली एक रस्सी लगा के उसके पास बॉल फेंक दिया। फिर मेन रोप जो था हमारा, उससे हमने उसको रोप पास कर दिया वो पानी के ऊपर से ही। और फिर उसने वो पेड़ को बांध दिया, हमने एक साइड ये साइड बांध दिया, फिर वो रोप के ऊपर से हमारा एक रेस्क्यूअर था उसके पास गया, उसको सब हार्नेसेस वगैरह पहनाए, और फिर उसी रोप से उसको भी लाया और हमारा भी रेस्क्यूअर आया। लेकिन मुश्किल था रेस्क्यू वो। और सबसे ज़्यादा टाइम किस तरह के मिशन को एग्जीक्यूट करने में लगता है आपको? रिकवरी में ज़्यादा टाइम जाता है। जब बॉडी रिकवरी मतलब डेथ रिकवरी हो गई, ऑपरेशन क्यों में ऐसे? क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप गया और कोई उसमें से गिर गया तो उनको पता रहती है जगह, लेकिन कोई सुसाइड रहता है तो जगह का पता नहीं होता है, और उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि उसकी सिर्फ गाड़ी मिल जाती है, तो वो पता नहीं होता है कि वो 10 फीट जाके कूदेगा या 1 किलोमीटर जाके कूदेगा। आपको तो पूरा वैली चेक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम चला जाता है। 2015 में एक केस हुआ था, पूना का ही लड़का था, तो उसकी गाड़ी मिल गई वहाँ पे। मार्च महीना था, 27 तारीख शायद थी। तो गाड़ी मिलने के बाद हमने गाड़ी के आजू बाजू के पास के पॉइंट देखना चालू किया। एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होता है कि जहाँ पे गिरता है वहाँ पे कोई मार्क आता है, वैली भी रहेगी तो मार्क आता है। जो सुसाइड करने वाला है वो भी ऐसा पॉइंट देखता है कि मतलब गिरूंगा तो बचना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ हो, ऐसा। तो वो भी पॉइंट हमको देखने पड़ते कि उसकी मेंटेलिटी क्या रहेगी, किधर कूदेगा तो उसको पता है पैर ही टूटेगा, मैं मरूंगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में वो कूदने की कोशिश करता है। तो वैसे भी पॉइंट देखने पड़ते हैं, या नीचे घास रहेगा तो वो कहाँ भी दबा हुआ मिलता है, 2-4 दिन के बाद वापस सीधा हो जाता है। लेकिन वो मूवमेंट बहुत ज़रूरी रहती है कि उसी दिन हमको क्या क्या वहाँ पे हो गई, ऐसे उसको ढूंढने हम लोग फिर नीचे जाते वैली में, उसको पूरा लोकेशन देखते, नहीं हुआ आगे फिर 30-40 फीट आगे वापस सेटअप लगा, फिर नीचे जाओ, ऐसा पूरा वैली चेक करना पड़ता है। वो उसमें क्या हुआ, दूसरे दिन हमको अलग ही लड़की की बॉडी मिल गई, तो उसका सब
ये मिल गया हमको कि वो कहाँ की है, उसका आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, सब मिल गया। वो अलग थी, लेकिन सेम डे वो भी मिसिंग थी, सेम डे ये भी मिसिंग था, दोनों की डेट सेम, घर से निकलने का टाइम सेम। तो हम लोग को लगा कि ये दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब इसकी बॉडी यहाँ पे मिली तो दूसरी भी यहाँ पे मिलेगी, शायद वो साथ में आए। फिर सीसीटीवी चेक करो, बाकी के जो रोड से अकेले आए, ये कैसा आया है, वो कैसे आए, ये साथ में आए, इसमें हमारे 2-3 दिन चले गए। हम लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन हमारा फोकस था वो लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे ये मिलेगा करके, ज़्यादा करके वहीं पे मिलेगा। बाद में पता चला कि कॉल रिकॉर्ड वगैरह सब किए तो इनका कोई कनेक्शन नहीं था इसमें। हम लोग हर रोज ढूंढते थे, इसमें 15 दिन लग गए। 15 दिन के बाद में एक लोकेशन पे उसकी बॉडी मिली। तो ऐसा इसमें टाइम जाता है थोड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को बचाने निकले हो या बॉडी रिकवर करने निकले हो, आप या आपके टीम मेंबर, और लगाओ आज मेरा भी लास्ट डे है ये? हुआ है कभी ऐसा, मतलब मरते मरते बचे हो? मेरे साथ हुआ था, जो लायंस पॉइंट है वहाँ पे हुआ था। एक रिक्शा वाले ने डायरेक्टली गाड़ी वैली में उड़ा दी, तो हमको मैसेज आया। फिर हम लोग, तभी नया नया था, 2006 या 5 रहेगा, तो हमको भी जल्दबाजी थी कि हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचे, सब रोप लेके सब पहुँच गए। और टीम नहीं थी साथ में, जो हमको जिसने बोला था वो थे, पुलिस थे, और मेरे 2 ही लोग थे जो साथ में थे, हम लोग 3 ही जन थे। तो सेटअप वगैरह किया सब, मैं नीचे उतरा, 200 फीट पहले नीचे उतरा मैं। तो एक रोप से उतरा तो एक स्टेप थी उसके ऊपर, तो ऐसा लग रहा था वो स्टेप पे वो रिक्शा अटक सकती है, हो सकती है। वहाँ पे नहीं मिली, तो हमने दूसरा भी एक रोप ऊपर से और भी लगा दिया था, कि जो मतलब 300 मीटर की रोप कॉइल थी तो वो लगा दी थी। तो मैंने रोप शिफ्ट करने की है कि तभी वॉकी टॉकी और ये सब भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ आवाज़ से, हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि मैं रोप पे शिफ्ट हो रहा हूँ, उसने भी ऊपर से ओके कर दिया, मैंने भी रोप चेक किया, खींच के चेक कर सब कर दिया। बाद में जैसे मैं उस पर शिफ्ट हो गया, उसके ऊपर पूरा लोड आया, तो 40-45 फीट डायरेक्टली फॉल हो गया मेरा वैली में। तो उसी टाइम थोड़ा सा, जैसे आप अभी बोले ना, अभी तो आज का लास्ट दिन है, ऐसे ही हाँ, लगा था, हाँ। चिल्लाया नहीं मैं, लेकिन 45 फीट का फॉल होके मैं वैली में वापस रोप पे अटक गया। और फिर बाद में टीम आई, सब आई, उनको पता नहीं चला, मुझे पैर में बहुत सारा लगा था, लेकिन वो बॉडी रिकवरी के बाद में ऊपर आए। फिर उसी दिन तय किया कि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरा टीम आने देंगे, उसके बाद ही जाएंगे। क्योंकि तभी कैसा था, वो रिक्शा वाला है, वो बच्चा है, वो आवाज़ दे रहा है, वो ऐसा नहीं होता है ज़्यादा करके, 100 फीट के ऊपर आदमी गिर जाता है तो बचता नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला जिंदा है आदमी, कुछ तो भी करो आप, इसलिए हमने भागदौड़ की थी। लेकिन उसके बाद में शांत हो गए सब, अभी सब टीम लेके सब खुद की सेफ्टी लेके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी आप किसी को बचा ना पाए हो? एक केस हुआ था ऐसे, एक पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि एक आदमी सुसाइड कर रहा है, पूरे स्लोप पे खड़ा है वो। तो हम भी सब पूरी तैयारी में गए, रोप सब लेके गए। वो हमारे सामने ही था, स्लोप पे सामने ही था। तो हम बात कर रहे थे उससे, तो बात कर रहे थे तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुद बोल रहा था उससे, तो ऐसा मत कर, तू ऊपर आ। दूसरे साइड से रोप सेटअप लगा रहे थे दूसरे अच्छा, लड़कों काउंसलिंग को। कर रहे हो एक हाँ, तरफ। कि तुम नीचे नीचे जाओ, उसके पीछे से जाके उसको पकड़ना है, अपने को बचाना है। और वो बोल रहा था कि अगर आप आएंगे तो मैं कूद जाऊंगा। तो ये दोनों चल रहा था, पुलिस भी थे साथ में। वो बोले मैं, मेरी लड़की को लेके आओ तो मैं ऊपर आऊँगा। तो लड़की भी मतलब लोनावाला की थे वो लोग, तो लोनावाला से उसकी छोटी लड़की थी, उसको भी बुला लाए, उससे भी बात की। वो बोल रही है पापा आप ऐसा मत करो, आ जाओ। बाद में बोला मेरे लड़के को लेके आओ, उसको भी लेके आए। फिर बोला मेरी बीवी को लेके आओ। ये सब चल रहा था, वो 2 घंटे हमारा उससे मुलाकात बातचीत हो रही थी। वो मतलब सुनने के इसमें नहीं था। बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारा बारिश का मौसम था, बहुत सारा बारिश हुआ, भोग आया, और बाद में देखा तो आदमी चला गया। अच्छा, जंप कर लिया उसने। जंप कर दिया क्या, फिसल गया, लेकिन बहुत टाइम के बाद भी मतलब ये नहीं हुआ। और उसकी बॉडी भी हमको 2-3 दिन नहीं मिली।
जहाँ पे वो खड़ा था तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली रोप लगा के 1,000 फीट नीचे ढूंढा। तो वहाँ जा मतलब हम रेगुलर ये था पॉइंट था, तो लगा कि वो पॉइंट पे आके मिलेगा, वहाँ पे मिला ही नहीं वो। अरे बोला इसने कुछ मतलब हमको बातों बातों में, बाद में अंधेरा होने हो गया या बारिश आ गई तो हम लोग थोड़ा पीछे आए तो उसने एक साइड में आके किधर चला गया रहेगा या छुप गया या बाहर निकल गया, ऐसा कुछ किया उसने। तो वो सब जो जो लग रहा था हमको कि ऐसा अगर करेगा, क्योंकि उसकी चप्पल वहाँ पे मिली थी, स्लीपर्स थी वहाँ की, वहाँ पे मिल गई थी, तो वो भी चांस नीचे नहीं था। साइड से अगर उसने टर्न किया तो वो भी वैली में गिरने के चांसेस थे, वो भी सब ढूंढ लिए। उसमें 3 दिन चले गए हमारे, रोज सुबह से लेके शाम तक ये सब कर रहे थे। चौथे दिन फिर मैं और हमारे एक योगेश है, हम लोग दोनों डायरेक्टली वैली में उतर गए और नीचे के सब नीचे जहाँ पे एंड जाएगा अभी एंड में ढूंढेंगे ऐसा करके गए। तो इसका सिर्फ पैर का इतना सिर्फ ये मिला, एक ही टुकड़ा, क्योंकि वो गिरा जब उसके पैर वगैरह टूटे रहेंगे और पानी में बह के बाकी सब बॉडी बह गई थी नीचे, रायगढ़ जिले में गई थी, लेकिन उसका सिर्फ उतना ही बचा था, उतना चौथे चौथे दिन मिला और फिर नीचे बॉडी मिल गई रायगढ़ में। तो बहुत कोशिश की उसको बचाने की, हमने भी की, पुलिस ने भी की, उसके फैमिली में भी बहुत उससे बात की। अ, हमको पास में भी नहीं आने दिया, तो पूरा सेटअप भी लगा था, उसके बाजू से हमारा रोप गया था। उसको भी पता था ये लोग यहाँ पे आके मुझे कुछ पकड़ेंगे करेंगे, लेकिन नहीं बचा पाया उसको हम। ये सब चीज़ों में ना इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है ये सब, क्योंकि जब आप किसी की बॉडी रिकवर करते हो, उसके परिवार वाले रो रहे हैं, आप आपके लिए भी वो कोई बहुत अच्छा सीन तो है नहीं, इवन दो आप हमेशा देख रहे हो फिर भी वो इमोशनली इम्पैक्ट करता है। आप इस इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलते हो कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर? शुरुआत में ये सब होता है, हम लोग को भी हुआ था कि कैसे करेंगे, कैसे हाथ लगाएंगे इसको। एक दिन का ही अगर आज ही निकला तो ज़्यादा ये नहीं होता, लेकिन उसी वही बॉडी अब 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तो बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मतलब कोई पास में भी खड़ा नहीं होता, उसके रिलेटिव भी पास में खड़े नहीं होते, एम्बुलेंस में बैठने बोलेंगे तो भी बैठते नहीं पास में, इतना उसका स्मेल और ये आता है। तो शुरुआत में होता है, लेकिन अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि पुराने 2-3 लोग अगर रहेंगे तो एक नया स्टूडेंट जो है उसके साथ में हम लोग नीचे उसको भेज देते हैं। तो उसको थोड़ा मेंटली ये होता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, वो थोड़ा दूर खड़ा रहेगा, लेकिन वो देखेगा कि ये कैसे उठा रहे हैं, कैसे पैक कर रहे हैं और पास में जा रहे हैं उसको। अगर दूसरे की भी बॉडी अपने घर के भी रहेंगे तो भी हम जितने करेंगे उतने उससे अच्छे से करेंगे, अच्छे से पैक करके स्ट्रेचर में डाल के ही उसको लेके आने की कोशिश करते हैं। 1 महीने में कितने कॉल आते हैं आपको ऑन एन अभी एवरेज? एक 5-6 साल का अगर एवरेज निकाला तो महीने में 6 कॉल होते हैं, 75-80 रेस्क्यू साल के होते हैं सिर्फ हमारे टीम के। बाकी तो बहुत सारी टीम है उनके भी होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं हमारा ही बोल रहा हूँ। इतने सारे, और ये रिकवरी भी इसमें इंक्लूडेड है? हाँ, रिकवरी भी होती है। हम्म, और ये जिन जो लोग आपने जिंदा बचा लिए, रेस्क्यू कर लिए, उनसे आपका कनेक्ट रहता है? हाँ, होता है। अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ तो हॉस्पिटल में है क्या, एडमिट हुआ क्या, ऑपरेशन हुआ क्या, ये सब करते हैं इंक्वायरी। कुछ लोग है रिटर्न भी आके मिल जाते, मिलते भी है। आपने उनको जीवन दिया है। हाँ, तो वही तो। अम, कुछ लोग है वो, मतलब अभी एक पूना का लड़का है तो उसको हमने बचाया था, ढाक भैरव वहाँ पे बचाया था। तो हर साल मिलने आता है, उसके घर का कुछ भी प्रोग्राम रहेगा तो शिव दुर्गा टीम को बुलाता है सबको, मतलब कंपलसरी आना ही है। तो ऐसा होता है, लेकिन रिकवरी का थोड़ा उल्टा है उनके लिए, तो ये अच्छा ये नहीं है। तो ज़्यादा करके बोलते हैं कि लोनावाला जाना ही नहीं वापस। अभी हम एक्चुअली ये पता भी नहीं रहता कि हमारा ऐसा सोशल ये वर्क चल रहा है ये क्या। उनको ऐसा भी लगता रहेगा कि ये सब मतलब पेड प्रोग्राम चल रहा है, किसी उनका ही काम ही है, पुलिस का ये होता है, ये आते जाते, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कोई नहीं मिलता है। लेकिन कोई लोग है, ज़्यादा करके कोई मिल जाता तो हम लोग तुरंत बता देते कि हम इसका चार्जेस नहीं लेते, ये सब वॉलेंटरी वर्क है और मतलब हम खुद इसे कर रहे हैं। ये ना मुझे एक सरप्राइजिंग फैक्टर है इसमें कि इसमें इतना खर्चा है। सपोज किसी ने कॉल किया, आपको गाड़ी लेके जाना है, आपने कहा आपके पास एक्सपर्ट लोग हैं, बोट है, फिर बाकी इक्विपमेंट्स हैं और मैन पावर तो है ही, और ये बिल्कुल आप वॉलंटरी कर रहे हैं।
हर आपकी टीम में हर कोई जॉब करता है? हाँ, सबके अलग-अलग जॉब है और ये सब काम पूरा वॉलंटरी होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। नहीं, लेकिन अगर ये फंडेड हो तो ये बेटर हो सकता है, राइट? हाँ, फंडेड हो तो बेटर हो सकता है, इक्विपमेंट ले सकते हैं अच्छा। जी। अभी समझो हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो अभी एक इंसिडेंस हुआ था तो पूना से ड्रोन मंगाया था मेरे दोस्त का। तो गवर्नमेंट पुलिस का भी आया था, लेकिन जो एक्चुअल काम करते जंगल में या माउंटेन में, उनका माउंटेन में ड्रोन उड़ाने का एक्सपीरियंस अलग होता है, उनका देखने का ये अलग होता है। बॉडी ढूंढना भी सबको ये नहीं होता, सब नहीं ढूंढ सकते। तो अगर ड्रोन है जैसे, तो ड्रोन अगर फंडिंग मिलेगा तो हम ड्रोन ले सकते हैं। जैसा ये ड्रोन रहता है वैसा वाटर ड्रोन भी रहता है। अगर बॉडी रिकवरी में वाटर ड्रोन भी नीचे छोड़ दिया तो उसमें भी हमारी भी मतलब सेफ्टी ज़्यादा हो सकती है, रिकवरी का टाइम थोड़ा बच सकता है। फंडिंग आएगी तो और कुछ एडवांस भी कर सकते हैं, इक्विपमेंट है, बाहर के लोग देश में लोग जो करते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं यूएस में रही हूँ और मुझे पता जब भी ऐसे कुछ वहाँ भी बहुत सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं और पुलिस हमेशा जब भी ऐसी टीम को कॉल करती है वो अगर मतलब कोई प्राइवेट भी है और कोई गवर्नमेंट फंडेड भी हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका काम इजी हो जाता है अगर ये फंड्स वगैरह रहें तो। एंड आप ये मतलब ये पूरी सामाजिक संस्था है आपकी हम्म। और सेल्फ फंडेड है सारा। हम्म। एंड ये जो आप लोग लेते हैं जो आपके टीम मेंबर्स हैं इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? हाँ, होती है। जी, और ये भी आप फ्री ऑफ ये कॉस्ट? फ्री में करते, हमारी टीम के लिए भी करते। और कोई इंसिडेंट ऐसा लगा कि समझो अम्बोली में हुआ था एक्सीडेंट, तो हम यहाँ से 400 किलोमीटर जाके वो बॉडी रिकवर कर रहे। तो ये भी कोई मतलब नहीं ना, हम 10 घंटा चला रहे, गाड़ी कर रहे, वापस आ रहे। तो वहाँ पे लोकल टीम जो है वो अगर तैयार हो जाएगी, तो ऐसे कोई तैयार रहेगा तो हम उसको ट्रेनिंग करते। जैसे अम्बोली में हमने ट्रेनिंग की, देवकुंड में ट्रेनिंग की, रायगढ़ में बहुत सारी की ट्रेनिंग, और दो चार जगह जो मतलब हमेशा जहाँ पे होते हैं और किसी को चाहिए तो हम लोग माउली में ट्रेनिंग की है, कड़सूबाई के नीचे जो गाँव है वहाँ पे की है ट्रेनिंग। तो वहाँ पे उनको भी ट्रेनिंग देते। हमारे बच्चे भी रोज 6 से 9 रोज ट्रेनिंग करते। हमारे पास एक आर्टिफिशियल वॉल है, वहाँ पे उनका क्लाइंबिंग की और ये रोप एक्सेस की ट्रेनिंग होती है। हफ्ते में एक दिन वाटर रेस्क्यू की भी ट्रेनिंग करते हैं, कि स्विमिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो तो उसका भी ट्रेनिंग करते, क्योंकि थोड़ा टच रहेगा तो काम करने में आसान रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है एक, तो वो भी होता है। एक अच्छे रेस्क्यूअर जो है आपकी टीम जिस तरह की है, लेकिन इन जनरल एक अच्छा रेस्क्यूअर जो है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए हर चीज में? एक्चुअली उसको किसी की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, वो पहला क्राइटेरिया। हाँ, कुछ आता कि हो या ना आता हो। आता हो ना, उसकी इच्छा रहेगी। तो टीम में तो सब एक्सपर्ट नहीं होते, कि 10 लोग हैं तो 10 के 10 पानी में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर पानी की ज़रूरत पड़ी और एक पानी की बोतल भी जिसने ला के दी तो वो भी आपको हेल्प ही होने वाली है। तो ऐसे भी सब लोग, क्या होता है कि मुझे ये स्विमिंग नहीं आती, मुझे वो रैपलिंग नहीं आती तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। किसी को गाड़ी चलानी आती होगी तो वो गाड़ी चलाएगा। तो कुछ भी अगर उसकी इच्छा रहेगी तो वो अच्छा रेस्क्यूअर बन सकता है, और बाद में उसको जो काम करना है उसकी ट्रेनिंग ली उसने, जैसे वाटर रेस्क्यू करना है, स्विमिंग सीख ली, स्कूबा डाइविंग सीख ली, तो हो सकता है रैपलिंग या जो मतलब माउंटेनियरिंग का जो ट्रेनिंग होता है वो किया, रोप के बारे में किया, तो वो अच्छा रेस्क्यूअर बन सकता है। और जब ये लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है उस टाइम टीम में भी ऐसे होता होगा ना, ये कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मतलब ट्रस्ट कैसे होता है? जैसे आर्मी है, आर्मी में एक कमांडर होता है, वो कहता है भाई ये करो तो सारी आर्मी दौड़ जाती है उधर। आपके केस में कैसे होता है? आपने जो बोला वो बाकी टीम के साथ में वैसे ही होता है, कि बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर एक रेस्क्यू हो गया तो पेपर में न्यूज़ आती है, समझो आपके 30 लोग हैं, पेपर वाला 4 ही नाम छापेगा, 4 नाम छापेंगे, बाकी बोलते हैं अरे हमने क्या किया फिर? अगर तुमने 4 ने काम किया है, तुम्हारे नाम आए तो हमने क्या किया फिर? ऐसा ऐसा सबका ये होता है, और खुद का नाम आना चाहिए, खुद का इसके लिए होता है। लेकिन हमारे इसमें नहीं होता ऐसा। मैं भी लिस्ट देता हूँ तो मेरा नाम सबसे लास्ट में रहता है। मैं कोई न्यूज़पेपर में भी देता हूँ तो मेरा नाम सबसे लास्ट में होता है।
हमारी एक दूसरे के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। कोई रेस्क्यूअर नीचे गया है तो ऊपर कोई खाना नहीं खाता है जब तक वो ऊपर नहीं आता है। उसकी सेफ्टी के लिए पूरा सब लोग तैयार रहते, कोई छोड़ के नहीं जाएगा एक दूसरे को। ये जो चीज़ें है ये मतलब, और बॉन्डिंग रहेगी तो ही होगा, क्योंकि नीचे जो जाता है उसकी रस्सी का ये अपने ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास के ऊपर ही होता है सब। क्या लगता है मतलब जो इंडिया में जो इस तरह की रेस्क्यू टीम है उनको प्रॉपर सोसाइटी का गवर्नमेंट का सपोर्ट है पूरा? देखो पुलिस वालों ने तो कॉल किया बोला कि आ जाओ इधर, बट सपोर्ट का क्या? नहीं है वैसा। किसी किसी को पता भी नहीं है कि ये रेस्क्यू टीम होती है। मतलब मतलब किसी कोई आपको अभी पुलिस वाला ही समझते हैं लोग? नहीं मतलब उनकी समझते नहीं है, एजेंसी। लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ऐसा भी होता है कि रेस्क्यू टीम होती है। कोई वॉलंटियरी काम करता है, कोई फ्री में भी आके, हम मैं तो गिरा हूँ, मेरा पैर टूटा है, लेकिन ये 10 लोग ऐसे आए फ्री में मुझे उठा रहे, लेके जा रहे, हॉस्पिटल कर रहे, सब ये कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्री में सब चल रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है। और सपोर्ट नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी सब करना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, वो तो दूर दूर की। एक सिंपल एक आई कार्ड होता है, वो भी गवर्नमेंट देती नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज ना करे कोई। और सच्ची में सही में कोई कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन कोई अगर नहीं कर रहा है वो भी आई कार्ड लेके बैठा, कुछ उसने किया, इसके लिए किसी को नहीं देती। मतलब जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है। सपोज आपकी टीम को कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए होगा? इक्विपमेंट्स तो ठीक है, इसके इक्विपमेंट अलावा में हो सकता है डोनेशन कर सकते हैं, कि जिससे हम कुछ बाकी भी खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग है, बाकी सब खर्चे तो ह्यूमन वो कर रिसोर्स का, सकते हैं। ट्रेनिंग का। हमारा एनजीओ है तो रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसके सब ऑडिट होते हैं, एटीजी है, सीएसआर का रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो उसमें मदद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है मुझे कि इतने रिस्क है ना इस जॉब में, फिर क्या मोटिवेशन है आप लोगों का? मतलब क्यों कर रहे हैं? आर्मी वालों जैसा तो, आर्मी का तो मुझे समझ में आता है कि वो एक पैशन है, एंड देन उन्हें मतलब गवर्नमेंट उतना सपोर्ट भी कर रही है। एक हम्म। मतलब पेंशन है, देन अच्छी सैलरी है, फिर रिस्पेक्ट। आपका तो ऐसा है कि पता भी नहीं है, आपने खुद ही कहा कि पता भी नहीं है लोगों को कि कौन आया कौन गया। आर्मी की तो ड्रेस में लोग चले जाएं तो वो रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी की। आपका क्या मोटिवेशन है ये करने का? जब स्टार्ट हुआ था तो एक्चुअली हम लोग ही खुद फंस गए थे, तो भी मतलब रेस्क्यू टीम शुरुआत हुई तभी ऐसा तय हुआ था कि किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई नाम के लिए काम करेगा नहीं। कोई पोल अभी क्या होता है कि समझो हम काम कर रहे हैं और पुलिस ने हमको, हमारे कोई मेंबर को पकड़ लिया, तो बोले क्या फ़ायदा है फिर, आप रेस्क्यू कर रहे तो ये आपको पकड़ रहे। तो मैं उसको पहले ही बोलता हूँ कि ये सब पुलिस आपको कुछ बोला, कोई आपको शाबाशी देगा, कुछ करेगा, कोई आपको, इसके लिए हम नहीं कर रहे। हम खुद की मतलब खुद की इच्छा से कर रहे, और खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे। तो खुद को अच्छा लग रहा है तो बाकी किसी से कुछ ना मांगना है, ना लेना है, ना कुछ करना है। तो मतलब जो समाधान है उसके लिए सब चल रहा है, सेटिस्फेक्शन जो है हमारा, उसके लिए सब चल रहा है। और किसी के हेल्प करने के बाद वो सबको फील आता ही है। एक रेस्क्यू होने के बाद सबको ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छी मदद की सबको, मतलब लोग किसी के काम आ गए हम। तो अच्छा, वो वाली वो फीलिंग भी है, है, हाँ। सेटिस्फेक्शन। ये जो इंसिडेंसेस है ना, ये ज़्यादातर यूथ में हो रहे हैं। हम्म, ज़्यादातर आप भी जितने लोगों को सेव करते हो ज़्यादातर यूथ होते हैं। यूथ में होता है बराबर। तो आपका कोई मैसेज है क्या उनके लिए? मतलब इतनी कीमती लाइफ ऐसे हो जाती है, मतलब वो एक तो चला जाता है, पूरा परिवार रोता रहता है, फिर आप तो हर हर दिन देखते हैं ये हम्म। इंसिडेंसेस। क्या मैसेज होगा आपका अगर? मतलब खुद की सेफ्टी का खुद ने ख्याल ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात तो ऐसी होती है कि बाकी आपके पीछे आपके माँ बाप है, भाई बहन है, उनका भी ख्याल करो। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। किसी को फ़ोन नहीं दिया तो उसने सुसाइड कर दिया, किसी को साइकिल नहीं दिया तो सुसाइड कर दिया। मतलब इतनी छोटी बात होती है कि वो 2 दिन के बाद सॉल्व हो सकती थी। तो आपके पीछे जो लोग हैं उनका भी आप ख्याल करो। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे वो ओवर एक्साइटमेंट और ये सब मत करो। मतलब सेल्फी सेल्फ इसमें। यस। और मेरा एक पर्सनल स्टोरी है। जब आप आपका जब आया था पॉडकास्ट के लिए तब मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये जो मेरे रिलेटिव है उनका बेटा आईबीएम में पहला दिन था उसका। 2 ही दिन हुए थे। पहला दिन तो ऐसे इंट्रो में चला गया, सेकंड डे उनकी पूरी टीम ऑफिस, अभी नया जॉब मिला है तो सारे फ्रेशर्स लोनावला में गए थे हम्म, और वो लड़का गिर गया नीचे।
एंड पुलिस को इन्होंने बताया, फ्रेंड्स ने ही बता दिया, लेकिन वो निकाल नहीं सकती है पुलिस, और वो कॉल गया था आपकी टीम को। एंड 3 दिन बाद वो लड़का रिकवर हुआ। मुझे मतलब मैं उनकी फैमिली को भी देख रही हूँ, आज 4 साल तक वो रिकवर, मतलब वो फैमिली तो कभी रिकवर नहीं होगी। उन्होंने अपना एक बेटा खोया है, लेकिन अगर उस दिन उसकी बॉडी रिकवर नहीं होती, मतलब आज वो ये तो बोलते हैं कि बॉडी तो मिली, अगर वो भी नहीं मिलती तो शायद उनका जो दुख है वो नेवर एंडिंग होता। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एंड वो भी वॉलंटरली। मुझे मतलब बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे कनाडा, यूएस, इवन ब्राज़ील, जहाँ पे भी ऐसे ट्रैकिंग वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये सारी पेड सर्विस है, और ये पेड होना भी चाहिए। तभी आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आपने कहा ड्रोन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिससे आपका काम आसान हो सकता है। थैंक यू यहाँ आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू वेरी मच।